चलो आज हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एरोमेटिसिटी। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एरोमेटिसिटी। तो इसमें देखो क्या होता है ना कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एरोमेटिसिटी की वजह से अफेक्ट होती हैं। ठीक है, उनको मतलब एरोमेटिसिटी मतलब एरोमेटिक कंपाउंड या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होने की वजह से या न होने की वजह से उनके रिएक्शन में फर्क पड़ता है। जैसे एक रिएक्शन होता है हमारा हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड होता है कहीं पे आपका किसी भी दो एटम के बीच में। उसका अगर आप रिएक्शन करवाओगे हाइड्रोजन से तो वहां पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और उसकी जगह पे क्या लग जाता है, हाइड्रोजन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन और ये जनरली एक्सोथर्मिक होता है। तो ये इसका जो इंथैल्पी चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, अब ये कैसे अफेक्ट करता है। जैसे मान लो कि तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन दिया हो ना, जैसे मान लो तुमको ये कंपाउंड दिया गया है। ठीक है, इसका हाइड्रोजनेशन कराना है, लेकिन हाइड्रोजन तुम्हारे पास मात्र वन इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के वन इक्विवेलेंट होने का मतलब ये है कि वो जैसे तुम्हारे पास चार पाई बॉन्ड है। ठीक है, फोर पाई बॉन्ड है तुम्हारे पास। तो उन फोर पाई बॉन्ड में से वो सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड को क्या कर सकता है, वो एक ही पाई बॉन्ड को क्या कर सकता है, वो तोड़ सकता है। ठीक है, वो एक ही पाई बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकता है किसमें, डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकता है सिंगल बॉन्ड में। ठीक, तो अब आपको ये बताना है कि वो कौन सा पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि अगर कोई कोई बोले कि सर मैं इस वाले पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा, तो मान लो उसको अगर आपने तोड़ा तो ये बना। किसी ने मान लो इस वाले पाई बॉन्ड को तोड़ा, तो उसको अगर आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, अब ये बताओ तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट बने हैं, इन दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। सर स्क्रीन का सर जो लिख रहे हैं सर वो नहीं दिख रहा है। यस सर। सर हमको लगा कि पहले सर नेट इश्यू है, अभी दिख रहा। नहीं दिख रहा है मतलब स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। सर अभी दिख रहा है सर, इससे पहले जो लिख रहे थे वो नहीं दिख रहा था। अभी दिख रहा है ना। हाँ सर। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर ये एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा था, ये समझ में हाइड्रोजनेशन क्या होता है। हाइड्रोजनेशन में अगर तुम्हारे पास कोई डबल बॉन्ड है और उसका अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो वहां पर क्या होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और उसकी जगह पे क्या लग जाते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक, इतना क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अब तुम्हारे पास ये एक कंपाउंड है ना, फिर सुनाता हूं मैं। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास ये एक कंपाउंड है। ठीक है, इसका हाइड्रोजनेशन कराना है और हाइड्रोजन तुमको वन इक्विवेलेंट दिया गया है बस। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोजन वन इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड को से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अब तुमको ये बताना है कि वो कौन सा पाई बॉन्ड होगा। तो अभी देखो, अभी ये जो कंपाउंड है ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। क्यों, एंटी एरोमेटिक है। अभी ये एंटी एरोमेटिक है।
ठीक है। तो अब जैसे अब देखो, मान लो कि मान लेते हैं कि हम लोग इस वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक किए, तो अब ये कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक कहाँ हुआ? नॉन एरोमेटिक हुआ ना। ये नॉन एरोमेटिक है अभी। ठीक है, बीच में sp3 कार्बन है, पूरा कॉन्जुगेशन है कहाँ? ठीक है, तो अभी ये नॉन एरोमेटिक है। उसी तरीके से अगर आप इस पाई बॉन्ड को हटाओगे तब भी वो तब अब क्या है? अभी नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक नहीं है। यही तो नालायक ही है तुम लोग का। अभी ये एंटी एरोमेटिक है। दूसरी वाली रिंग देखो, ये वाली रिंग देखो, ये वाली क्या है? अरे ये वाली रिंग कैसी रिंग है? दूसरी वाली एंटी है, चार है। ए- वो एंटी एरोमेटिक है ना। और दूसरी वाली रिंग में तो कुछ है नहीं, तो ओवरऑल कंपाउंड आपका क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इस पाई बॉन्ड को हटाओगे तब भी आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि ये वाला जो रिंग है आपका दूसरा वाला, वो उसका एंटी एरोमेटिसिटी अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसकी अगर एंटी एरोमेटिसिटी तुमको खत्म करनी है तो क्या करना पड़ेगा? इस पाई बॉन्ड को अगर इस पाई बॉन्ड को गायब कर देता, तब आपका जो कंपाउंड है वो सीधा एंटी एरोमेटिक से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? एरोमेटिक। एरोमेटिक में। तो कौन सा पाई बॉन्ड का रिएक्ट कराना ज्यादा सही है? जो दूसरी वाली रिंग में है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है, तो हम लोग उस पाई बॉन्ड को रिएक्ट करवाएंगे जिसको रिएक्ट करवाने पे हमको ज्यादा फायदा मिल रहा। ठीक है, हमारा कंपाउंड जो है, हमारे कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा बढ़ रही है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब देखो दूसरा पे आते हैं। इसमें बताओ कौन सा हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा? रिंग के अंदर वाला है कि रिंग के बाहर वाला? तो बाहर वाला। बाहर वाला ना। अगर अंदर वाले को अगर आपने रिएक्ट कराने की कोशिश किया तो उसका क्या होगा फिर? एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी ना, जो कि सही नहीं है। ठीक है, उसकी एरोमेटिसिटी को हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, तो बाहर वाला रिएक्ट करेगा। मतलब वो वाला पाई बॉन्ड जो सबसे ज्यादा रिएक्ट, जो सबसे एक तरीके से बोलो कि सबसे जिसका स्टेबिलिटी में सबसे कम योगदान है, ठीक है, उसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, अगर आपको चूज करना हो तो। जैसे मान लो थर्ड है, इसमें बताओ, इसमें किसको रिएक्ट कराएंगे? और सबसे आखिरी वाले पाई बॉन्ड को। बाकी लोग बताओ, आशुतोष तुम बताओ, किसको रिएक्ट कराएंगे? देखो, ये जो अंदर वाले बेंजीन के अंदर वाले पाई बॉन्ड है ये सब तो कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, ये जो बाहर वाला पाई बॉन्ड है ये भी कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो अकेला है, वो किसी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं। ठीक है, तो उसको उसको रिएक्ट कराने से कंपाउंड की स्टेबिलिटी पे सबसे कम इफेक्ट पड़ेगा, तो हम लोग उसको रिएक्ट करा देंगे। क्लियर? हाँ। ठीक है, और देखते हैं।
ऊपर वाले बताओ कौन रिएक्ट करेगा। और बीच वाला। ठीक है, देखो बीच वाले को अगर आप रिएक्ट करवा दोगे तो लेफ्ट वाली रिंग भी एरोमेटिक हो जाएगी और राइट वाली रिंग भी क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, दोनों अपने आप में एरोमेटिक हो जाएंगे। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, फिफ्थ वाले में बताओ। सर सिंगल जिसमें है उसको। सिक्स्थ वाला कल मैंने बताया था आपको। सर सबसे बीच वाला जो है सर, हाँ उसको बाहर का सदस्य मान लेंगे। हाँ, मैंने बताया था आपको कि ये जो बीच वाला है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसका एरोमेटिसिटी में कोई रोल नहीं। बाकी सब तो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, जो बीच वाला है ये कहीं कॉन्जुगेशन में नहीं जाता है, नॉन प्लेनर। ठीक है, तो वही जाएगा आपका, वही रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो फाइनली तो आपका ऐसे बनेगा। तो बाकी सब देखो, बाकी सब आपका कॉन्जुगेशन में है ना, पाई सिग्मा पाई लगातार है वो। ठीक, क्लियर हो गया हाइड्रोजनेशन का। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, और इसका रिएक्शन करा रहे हो तुम किसी मेटल से। ठीक है, तो अब ये बताओ, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो मैंने बताया कि वो बहुत कम स्टेबल होता है ना। ठीक है, तो वो हर कोशिश करेगा क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए ना। अगर वो किसी भी तरीके से स्टेबल हो सके तो वो जरूर वो रिएक्शन करेगा। ठीक, तो अब ये बताओ सोडियम कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रॉन लेने वाला, देने वाला। देने वाला। ठीक है, तो अब देखो मैंने 2 सोडियम ले रखा है, यानी कि जो दोनों सोडियम है ये ऑक्सीडाइज होके क्या करेंगे, आपको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, अब ये जो आपके पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ये पाई बॉन्ड की वजह से है, तो आप क्या करो, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो। ठीक है, एक पाई बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो, तो जब ब्रेक करोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में आ जाएगा, क्यों। ठीक है, और फिर उन जहां पे वो एक एक इलेक्ट्रॉन आए हैं वहां पे आप क्या करो, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से मिले थे उनको ले जाके ऐड कर दो, एक को यहां ऐड कर दो और एक को यहां ऐड कर दो। क्या हो जाएगा, दोनों जगह पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर हो गया ना। अब बताओ ये जो प्रोडक्ट बना है वो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, से एरोमेटिक है। यानी कि बढ़िया हो गया ना। पहले वो एंटी एरोमेटिक था, सोडियम से रिएक्शन करके वो क्या बन गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है और आप उसका किसी मेटल से रिएक्शन करा रहे हो। ठीक है, और उससे वो रिएक्ट करके नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो वही तुम्हारे पास अगर एरोमेटिक कंपाउंड हो और उसका रिएक्शन करा रहे हो सोडियम से, तब क्या होगा, सर घाटा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा ना, वो स्टेबल से अनस्टेबल में थोड़ी जाएगा या कम स्टेबल में थोड़ी जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब जैसे मान लो कि वहां पे ऊपर वाले में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन गेन किया था। ठीक है, ठीक है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले में उसको इलेक्ट्रॉन लेने का फायदा हुआ था। ठीक है, अब मान लो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसको इलेक्ट्रॉन देने से फायदा हो रहा हो, मतलब उसकी जो एरोमेटिसिटी हो वो इलेक्ट्रॉन देने से जनरेट हो रही हो। ठीक है,
तो अब देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास है Fe3+ ना, ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है इसका मैं रिएक्शन करा रहा हूँ Fe3+ से। तो आयरन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? क्यों? आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक शो करता है Fe2+ और एक शो करता है Fe3+। ठीक है, तो अब उसका अगर मैक्सिमम Fe3+ है तो उससे ज्यादा तो नहीं जा सकता ना, मतलब कि जो Fe3+ है वो फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है, तो यानी कि क्या करेगा फिर वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, सेम वही चीज जो ऊपर ऊपर हुआ था वैसे ही होगा, बस यहाँ पे क्या होगा कि पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और उसके बाद ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो निकल के चले गए किसके पास? आयरन के पास। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये Fe2+। अब देखो, अब जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कैसा है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक? तो एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, तो यानी कि ये वाला जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड था वो इलेक्ट्रॉन लूज करने से भी क्या हो जा रहा है, एरोमेटिक हो जा रहा है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन, मतलब कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है जहाँ पे मतलब कोई अगर ऐसा एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तब भी इसके लिए अच्छा है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो भी इसके लिए क्या है, अच्छा है। ठीक है, अच्छा। तो आप अगला वाला खुद से बताओगे आप। इसमें क्या होगा? तो सर बाहर वाले पाई बॉन्ड को तोड़ सर देंगे। लोन पेयर लग जाएगा दूसरे वाले पे, दूसरे चेन पे। हाँ, जैसे ऊपर हुआ था वैसे यहाँ पे भी होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ले जाके ऐड कर देंगे, तो अब वो कंपाउंड एरोमेटिक हो चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसी में एक और चीज है कि कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, लेकिन वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की खास बात ये होती है कि उसमें से अगर एक H+ निकाल लिया जाए तो वो एरोमेटिक बन सकता है। देखो जैसे ये कंपाउंड है, अगर मैं यहाँ से H+ निकाल दूं, H+ निकाल रहा हूं ध्यान रखना, तो H+ निकालने से क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन तो वही रहेगा ना, अगर आप वहां से H+ निकालोगे तो उसका इलेक्ट्रॉन तो वही रह जाएगा ऐसे। क्यों हुआ ना? ये हमारे पास एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था जिसका ये कार्बन sp3 था, वहां से मैंने एक H+ को रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन जो प्रोटॉन था उसको रिमूव कर दिया, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन वही रहने दिया और H+ को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अब देखो ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, एक कंपाउंड था उससे मैंने H+ रिमूव किया, तो H+ रिमूव करने से वो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक, तो H+ रिमूव करना उसके लिए बेनिफिशियल हुआ कि खराब हो गया? बेनिफिशियल हुआ ना, मतलब अभी हम लोग कुछ क्लास पहले पढ़े थे कि अगर किसी कंपाउंड में से H+ निकाल रहे हैं और बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल बन रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड किसकी तरह काम करेगा, एसिड के तरीके से। क्यों ना, एसिड हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड है उसमें से हम लोग H+ रिमूव कर रहे हैं और H+ निकालने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है, तो यानी कि वो जो आपका जो ओरिजिनल कंपाउंड था
उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो यानी कि जो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बन रहा है। ठीक है, यानी कि जो आपका ओरिजिनल कंपाउंड था वो किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरीके से। अब एसिड की तरह काम करेगा, इसका मतलब क्या है कि उसका रिएक्शन अगर आप सोडियम के साथ कराओगे तो वो क्या करेगा, या किसी भी मेटल के साथ कराओगे तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। आई बात समझ में? क्यों? सर तो अगर आपको कहीं पे इस तरह का कंपाउंड दिया जाए ना, अब पूछा जाए कि इसमें इनमें से कौन सा कंपाउंड एसिडिक है, तो आप उसमें हमेशा चेक करो कि कहीं से H+ निकालने के बाद, और खास करके वो sp3 वाला रहेगा, कहीं से H+ निकालने के बाद क्या आपका कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है, और अगर वो हो रहा है, ठीक है, अगर वो हो रहा है तो आपका कंपाउंड कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है रिएक्शन विथ AgNO3। आप लोगों ने एक रिएक्शन बहुत ज्यादा पढ़ी होगी कई बार कि AgNO3 एक्वस का रिएक्शन अगर NaCl एक्वस के साथ कराया जाए तो आपका AgCl प्रिसिपिटेट और NaNO3 एक्वस बनता है। पढ़ा है क्यों? ठीक है, ये रिएक्शन आपने कई बार पढ़ी होगी। ये किस तरह की रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चीज आप नोटिस करो, इसका बेसिस क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट का, क्यों होता है डबल डिस्प्लेसमेंट? एक्सचेंज ऑफ आयन होता है ना। एक्सचेंज ऑफ आयन होता है ना, तो एक्सचेंज ऑफ आयन होने के लिए पहले तो उसको डिसोसिएट होना पड़ेगा ना आयन में। क्यों? जैसे मान लो AgNO3 को आपने एक्वस पानी में डाला, वो डिसोसिएट हो गया किसमें, ठीक है, Ag+ और NO3- में, और NaCl डिसोसिएट हो गया किसमें, Na+ और Cl- में, और फाइनली उन्होंने क्या किया, अपना आयन एक्सचेंज कर लिया। अगर मान लो कि तुम्हारे पास ये जो NaCl है ये डिसोसिएट नहीं होता तो ये रिएक्शन हो पाती क्या कभी? क्यों नो सर। नहीं हो पाती ना। तो सिमिलरली जैसे हमारे पास कई सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एल्किल हैलाइड होते हैं बेसिकली, कई सारे हमारे पास ऐसे एल्किल हैलाइड होते हैं जो डिसोसिएट होना चाहते हैं, जिनके लिए डिसोसिएशन क्या होता है, बेनिफिशियल होता है उनके स्टेबिलिटी के लिए। जैसे जो हमारे पास गिवन कंपाउंड है ना, वो उसमें देखो ये कैसा है, ये भी नॉन एरोमेटिक है ना, अभी फिलहाल में नॉन एरोमेटिक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से हैलाइड को बाहर निकाल दूं, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, +Cl-। तो अभी ये कैसा कंपाउंड हो गया है, ये एरोमेटिक। एरोमेटिक कहाँ हुआ है, कुछ भी एंटी एरोमेटिक हुआ है। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। ठीक है, मतलब ये डिसोसिएशन नहीं होगा। ठीक है, नॉन एरोमेटिक से आप एंटी एरोमेटिक नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो यही ऐसा होता, इस तरीके से होता, और यहां से हैलाइड डिसोसिएट होता, ठीक है, तो अभी ये पहले नॉन एरोमेटिक था, अभी ये नॉन एरोमेटिक था। ठीक है, और ये क्या हो गया है, अब एरोमेटिक हो गया। मतलब ये आपका डिसोसिएशन आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये सेल्फ आयनाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब कि अगर आपके पास
ये जो कंपाउंड है इसका रिएक्शन अगर आप किसके साथ कराओगे, AgNO3 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको ये कैटायन मिलेगा, साथ में NO3 माइनस के साथ इसका सॉल्ट मिलेगा, प्लस आपको AgCl का क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जो डिसोसिएट होकर कार्बोकैटायन प्रोड्यूस कर सकता है, या हैलाइड आयन, मतलब जो सिंपली डिसोसिएट हो सकता है कैटायन और हैलाइड आयन में, तो वो तो AgNO3 से रिएक्शन करेगा। और अगर कोई ऐसा है जो ना जो रिएक्ट नहीं कर सकता है, जो डिसोसिएट नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे अभी ऊपर वाला था जो हमारे पास, जैसे ये वाला था, इसका अगर आप रिएक्शन कराओगे AgNO3 से तो रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? क्यों? बताओ। बोलो भाई। इसका रिएक्शन होगा कि नहीं बताओ। बोलो बोलो बोलो। सुनाई दे रहा है? हेलो। सर होगा ना? ठीक है, तो यहां से देखो क्लोरीन को निकालो। क्लोरीन को जब निकालोगे तो ये जो कंपाउंड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है। देखो, थ्रू आउट कॉन्जुगेशन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ प्रेसिपिटेट बनेगा। क्लियर? क्यों? यस सर। हाँ सर। तो ये था हम लोग का एरोमेटिसिटी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, या इसको हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, जब हम लोग कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे ना, जब हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे, ठीक है, मैं बेंजीन का एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, बेंजीन के ऊपर मैं 2 तरह के ग्रुप लगाता हूँ, एक लगाता हूं मैं OH को और एक लगाता हूं मैं COH को। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, तो क्या होगा, कैसा रेजोनेंस बनेगा, लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, ऐसे। क्यों? ठीक है, यस सर। उसी तरीके से ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। ठीक, सिमिलरली आगे होगा ऐसे ही, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सिमिलरली आगे भी होगा ऐसे। ठीक है, सॉरी। और इसका जब आप हाइब्रिड बनाओगे तो हाइब्रिड कैसा बनेगा, इस तरीके से, ऐसे बनेगा ना।
कोई डाउट इसमें? उसी तरीके से आप दूसरे वाले में बनाओ COH में, तो इसमें क्या होगा, इसमें पाई सिग्मा पाई वाला रेजोनेंस है, तो यहाँ पाई बॉन्ड किधर जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो क्या हो रहा है इसमें, इसमें बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऐसे। ठीक, अब इसका जब आप हाइब्रिड बनाओगे, ठीक है, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ये बताओ दोनों में अंतर क्या है? दोनों में क्या हुआ है, पहले वाले में क्या हुआ है, दूसरे वाले में क्या हुआ है, बताओ। क्यों? अरे आसान है यार, बताओ तो, देख के बताओ क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो। ठीक है, पहले वाले में बेंजीन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है थ्रू रेजोनेंस। पहले वाले में बेंजीन से OH जुड़ने से बेंजीन क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जा रहा है। ठीक है, उसको ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर दे रहा है थ्रू रेजोनेंस, थ्रू कॉन्जुगेशन। लेकिन दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन बाहर खींचा जा रहा है। ठीक है, और वो भी किस इफेक्ट के थ्रू खींचा जा रहा है, थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, अगर रेजोनेंस नहीं होता दोनों ही प्रोसेस में, तो ना तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन मिलता, ना ही बेंजीन से इलेक्ट्रॉन निकलता। ठीक है, तो यहाँ जो OH जो इफेक्ट लगा रहा है, OH जिस इफेक्ट को लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लस M इफेक्ट या प्लस R इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ जो CO जो इफेक्ट लगा रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइनस M इफेक्ट या माइनस R इफेक्ट। तो अगर कोई ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू किसी दूसरे मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या लगा रहा है, प्लस M इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर वो कोई दूसरा ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, क्यों, -R। माइनस M या माइनस R। ठीक है, तो बेसिकली मेसोमेरिक इफेक्ट क्या हुआ, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या हुआ कि व्हेन अ ग्रुप रिलीजेस और डोनेट ना, रिलीजेस और डोनेट में क्या अंतर है, रिलीजेस और विड्रॉज इलेक्ट्रॉन या विड्रॉज पाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन in any conjugated system. ठीक है, then it is called mesomeric effect या M effect. ठीक है, अब ये दो तरह का है, पहला आपका क्या है, प्लस M इफेक्ट, और दूसरा क्या है, माइनस M इफेक्ट। तो अब ये बताओ कि अब क्या होता है प्लस M इफेक्ट, तो मैंने बता ही दिया। तो ये बेसिकली कैसे ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, या क्या क्या बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है,
EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ERG मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, अब ये कैसे दे रहे हैं? थ्रू कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो अब ये बताओ कि कोई भी ग्रुप को अगर इलेक्ट्रॉन देना है थ्रू रेजोनेंस, तो पहली कंडीशन तो ये है ना कि उसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो देगा कहां से? क्लियर? ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर प्लस M या प्लस R ग्रुप, क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, एटम शुड हैव इलेक्ट्रॉन रिच ना लोन पेयर, उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। दूसरा कि वो जो लोन पेयर है शुड बी इन कॉन्जुगेशन। ठीक है ना, पहले तो उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि लोन पेयर जो है वो किसमें होना चाहिए? कॉन्जुगेशन में। क्योंकि अगर कॉन्जुगेशन होगा भी नहीं, जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस M इफेक्ट लगा सकता है? नो सर, नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर पहले तो रेजोनेंस होगा तब तो वो अपना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा ना थ्रू रेजोनेंस। जब रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है तो काहे का प्लस M इफेक्ट। ठीक है, ये दोनों चीजें अगर फॉलो होंगी तभी कोई एटम क्या कर सकता है? प्लस एम प्लस M, प्लस आर। हाँ, प्लस M या प्लस R लगा सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास कई सारे ग्रुप हैं जो कि प्लस M इफेक्ट लगाएंगे। ठीक है, उसमें से सबसे आगे होते हैं हमारे कौन से? नेगेटिव चार्ज वाले। ठीक है, अगेन इनको आपको याद करना होगा। ठीक है, तो इन नेगेटिव चार्ज वालों में भी मैंने ऑर्डर कैसा रखा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज। देखो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना, वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना चाहेगा, वो देना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कार्बन आयन है, नाइट्रोजन का आयन है और ऑक्सीजन का आयन है, तो उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन होगा? कार्बन आयन होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग न्यूट्रल वालों में। तो न्यूट्रल वालों में नाइट्रोजन की 3 वैरायटी होती है। एक होता है प्राइमरी एमीन, एक होता है सेकेंडरी एमीन, और एक होता है टर्शियरी एमीन। ठीक है, प्राइमरी एमीन वाला ज्यादा प्लस R लगाता है, सेकेंडरी वाला कम लगाता है, टर्शियरी वाला उससे भी कम लगाता है। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन वाले, OH और OR। उसके बाद अगेन ऐसा नाइट्रोजन जो कि CO के साथ जुड़ा हो, फिर उसके बाद ऐसा ऑक्सीजन, फिर CO जो CO के साथ जुड़ा हो। उसके बाद आते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और ये है आपके पास। ठीक है, ये वो ग्रुप हैं जो जिनके पास, देखो सबके पास लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर है, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप हैं जिनको मैंने नहीं लिखा है। जैसे अगर कहीं सल्फर है तो वो भी प्लस M लगाएगा, कि उसके पास, जिसके पास भी लोन पेयर है वो क्या लगाएगा? प्लस M लगाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो ऑर्डर है ये रैंडमली लिख दिया गया है, इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, अब सबका अलग अलग लॉजिक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लॉजिक लगा हुआ है इसमें। ठीक है, जैसे मान लो कि हमको इसको एक्सप्लेन करना है, इस वाले को। ठीक है, तो अब ऊपर मैंने अभी क्या बताया आपको कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका प्लस M ज्यादा होगा, यही बताया ना। लेकिन यहाँ पे तो मैं उसको क्या कर दे रहा हूँ, उल्टा उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ तो मैंने किसको लिखा है? पहले फ्लोरीन को लिखा है, फिर क्लोरीन को लिखा है, फिर ब्रोमीन को लिखा है, फिर आयोडीन को लिखा है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा आपको ये बात याद रखना होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल मैंने पहले भी बताया है। वैसे जब मैं पीरियोडिक या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन एलिमेंट्स का कंपेयर करते हैं जो कि सेम पीरियड में हो। ठीक है, डिफरेंट पीरियड में है तब वहां पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करोगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि वहां पे पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, वहां पे एटम का साइज डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अब इनका देखो अलग अलग क्यों है।
अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये फ्लोरीन लगा है, ये क्लोरीन लगा है, ठीक है। इन्हीं दो दो में एक्सप्लेन कर देते हैं, दो ही में हो जाएगा, ठीक है। ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ठीक है। दोनों क्लोरीन का का साइज रेजोनेंस, छोटा है। हाँ दोनों का रेजोनेंस बनाओ। ऐसे बनेगा, क्लोरीन का रेजोनेंस बनाओ, ये ऐसा बनेगा। अब मेरे को ये बताओ आप कि जो पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है, पाई बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो किसका ज्यादा होगा, 2p ओवरलैपिंग का या 2p ओवरलैपिंग का? बताओ कौन सा बॉन्ड मजबूत होता है, जहां पे n की वैल्यू कम होती है या जहां पे n की वैल्यू ज्यादा होती है? या ऐसे बोलो कि छोटे एटम जहां पे बॉन्ड बनाते हैं या जहां पे बड़े एटम बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा बॉन्ड मजबूत होता है? 2p मजबूत है। 2p मजबूत होता है, एकदम सही पकड़े हो, ठीक है। ये मजबूत होगा 2p से, ये मजबूत होगा 2p से, ये मजबूत होगा 2p से, यही होगा ना। तो जब आप मजबूत बॉन्ड बोल रहे हो, मजबूत बॉन्ड बोलने का मतलब तो यही हुआ ना कि वहां पे ज्यादा शेयरिंग हुई है, 2p में ज्यादा शेयरिंग हुआ है एज कम्पेयर टू किसके, 2p के, और 2p में ज्यादा शेयरिंग हुआ है एज कम्पेयर टू किसके, 2p के। तो अब ये बताओ फ्लोरीन जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाया होगा कार्बन के साथ? फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का है, कार्बन भी सेकंड पीरियड का है, तो यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है। क्लोरीन और कार्बन में कार्बन सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, तो यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हुई है? 2p हुआ है, यही हुआ है ना, ठीक है। तो जब ज्यादा अच्छा बॉन्ड किसने बनाया है, क्लोरीन ने। ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग यहाँ पे हुई है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ पे हुआ होगा, क्लोरीन वाले केस। तो भाई ज्यादा प्लस एम किसका इफेक्ट हुआ, ज्यादा प्लस एम किसका हुआ फिर? क्लोरीन का हुआ ना, क्लोरीन से। क्लोरीन का ज्यादा हुआ ब्रोमीन से, ब्रोमीन का ज्यादा होगा आयोडीन से। इतना क्लियर हो गया, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लियर है, यस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा इसको लेते हैं। मैं NH2 लेता हूँ और इसको लेता हूँ, देखो NH2 मैंने इतना आगे लिखा है और NHCOR को मैंने इतना पीछे लिखा है, ठीक है। तो ऐसे तुक्का में तो हो नहीं गया होगा, उसके पीछे भी कुछ रीजन रहा होगा। मेरे को कोई एक्सप्लेन कर सकता है ऐसा क्यों हुआ है? जो NH2 है उसका जो प्लस एन पावर है वो NHCOR से ज्यादा क्यों है, बताओ। देखो जो NH2 वाला केस है वहां पे नाइट्रोजन किसके साथ कॉन्जुगेशन है, बेंजीन के साथ। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो सिर्फ कॉन्जुगेशन में है किसके साथ, बेंजीन के साथ ओनली। मतलब उसके लोन पेयर का जो डिलोकलाइजेशन है वो सिर्फ किसके साथ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के साथ हो रहा है। बेंजीन के लिए वो पूरी तरह समर्पित है। लेकिन अगर आप दूसरे वाले केस में देखो तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन में है और बेंजीन के साथ भी कॉन्जुगेशन में है। देखो है ना, ये लोन पेयर जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी डिलोकलाइज होगा, ठीक है। और बेंजीन के साथ भी डिलोकलाइजेशन, बेंजीन के साथ भी उसका डिलोकलाइजेशन होगा, ठीक है। अब ये बताओ कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा या कार्बन के ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा? बताओ। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा।
ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा ऑक्सीजन। ना। तो ये जो दूसरा वाला केस है, यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है वो सीओ को ज्यादा देना चाहेगा एज कंपेयर टू किसके, बेंजीन के। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो एक ही है, कॉन्जुगेशन तो वही एक लोन पेयर को डिलोकलाइज कर रहा है सीओ के ऊपर भी, और उसी को डिलोकलाइज कर रहा है वो कार्बन के ऊपर भी। उसमें भी वो ज्यादा डिलोकलाइजेशन किसके किसके पास करना चाह रहा है, ऑक्सीजन के पास। बेंजीन को वो कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अगर मैं बेंजीन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो बेंजीन को किसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए, NH2 ने या NHCOR ने? NH2। NH2 ने। इसीलिए मैंने NH2 का प्लस एम ज्यादा रखा है किससे, NHCOR से। फॉर सिमिलर रीजन OH का जो प्लस एम है वो OCOR से क्या है, ज्यादा है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब देखो मैंने लगभग एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अभी ये दोनों है, इन दोनों को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे सर इफेक्ट एक्सप्लेन करना होगा, तो उसमें मैं आऊंगा भी थोड़ी देर बाद में। तो मतलब मैंने लगभग आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको याद करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं किस पे, -m पे। -m इफेक्ट कौन से ग्रुप होंगे, EWG का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा, लोन पेयर वाला तो नहीं करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किस केस में हो रहा है, जब आपका जो कंपाउंड है, जो कि मैंने बेंजीन को एज एग्जांपल लिया है, ठीक है, वो कोई भी कंपाउंड हो सकता है। ठीक, तो बेंजीन से मान लो एक ऐसा कंपाउंड जुड़ा है, एक एटम जुड़ा है X, और वो जुड़ा है किसी एटम Y से थ्रू पाई बॉन्ड। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो Y का ज्यादा है X से। तो जब आप रेजोनेंस बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ जाएगा या बेंजीन से दूर जाएगा, क्यों, बाहर भागेगा। बाहर भागेगा। यानी कि ये जो XY ग्रुप होगा ये कैसा ग्रुप होगा, माइनस है। कैसा ग्रुप होगा ये, माइनस है। तो अगर आपके पास कहीं पे भी कोई ऐसा दिख रहा है जहां पे एक एटम है जो कि अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या बना रखा है, पाई बॉन्ड बना रखा है, तो वो किसकी तरह काम करेगा, माइनस में। दूसरी से NO2 है, NO2 ने अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है। जैसे SO3H है, SO3H में सल्फर ने अपने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ पाई बॉन्ड बना रखा है। सिमिलरली जैसे आपके पास CN है, CN में भी कार्बन ने अपने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है। जैसे CHO है, जैसे ठीक है कीटोन है, जैसे एसिटाइड है, जैसे हाइड्राइड है, ठीक है, जैसे COR है ईस्टर, जैसे COH है, जैसे CONH2। मतलब जितने भी CO वाले हैं सारे के सारे कैसा काम कर रहे हैं, एज ए सेम। माइनस है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इतना याद करके रखोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप याद करके रखिएगा, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, ठीक सर। चलो।